श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु कालरा। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा क्षय रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर सुधांशु कालरा, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर सुधांशु कालरा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, वर्ल्ड टीबी डे, विश्व क्षय रोग दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? 24 मार्च को रॉबर्ट कॉक्स ने आज के दिन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बारे में पता लगा था कि वो टीबी का एक बैक्टीरिया है। तो उसी दिन से आज ही के दिन को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। जी, तो एक महत्वपूर्ण दिवस हम कह सकते हैं, क्योंकि टीबी, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, ये एक बड़ी बीमारी हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले जब तक इसकी दवाएं उपलब्ध नहीं थीं तो ये मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। वर्तमान में क्या स्थिति है? पिछले कई सालों से हम लोग टीबी का उपचार कर रहे हैं और पहले हमारे पास नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था सन 60 में। फिर उसके बाद बीसीजी वैक्सीनेशन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में जोड़ा गया। उसके बाद फिर आरएनटीसीपी आ गया और फिर 2017 में इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। बहुत ही एम्बिशियस प्लान है हमारे देश का कि हमें टीबी का उन्मूलन 2025 में करने का लक्ष्य है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। आज के दिन में अगर हम उत्तराखंड की फिगर्स लें तो 275 प्रति लाख पॉपुलेशन में हमारे पास एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस केस है। भारत में 20% से 25% के बीच में विश्व के ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स हमारे देश में है। तो यह एक बहुत ही भयावह स्थिति है। जी, आंकड़े तो भयावह हैं डॉक्टर कालरा। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। यानी इसमें हमें अपने सारे रिसोर्सेस को लगाना होगा ताकि हम टीबी का उन्मूलन कर सकें और जीवन को बचा सकें। जी, डॉक्टर कालरा, जब हम टीबी की बात करते हैं तो एक भयावह स्थिति सामने आती है। एक आम आदमी घबरा जाता है कि इसका लंबा इलाज चलता है। हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे पहचान करें कि ये टीबी हो सकती है, खास लक्षण क्या है? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम टीबी के 4 मुख्य लक्षणों के बारे में हमेशा ध्यान रखें। कोई भी खांसी जो 15 दिन में एक नॉर्मल उपचार से नहीं जा रही है, खांसी के साथ में बलगम आना, शाम के समय हल्का सा ज्वर या बुखार होना, छाती में दर्द होना, सांस का फूलना, रात के टाइम में पसीने आना, बदन थका थका महसूस होना, इनमें से कोई भी एक या 2 या 3 कोई भी लक्षण है, आपको तुरंत अपनी टीबी की जांच अवश्य करानी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, ये लक्षण है जो प्रमुख लक्षण है, और खांसी इसमें एक प्रमुख लक्षण आपने बताया। टीबी कितने प्रकार की होती है और किन किन अंगों को प्रभावित करती है? देखिए, मुख्यतः टीबी जो है वो लंग्स की यानी फेफड़ों की ही मानी जाती है। लेकिन शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको वो अछूती हो। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो दिमाग की टीबी, उसके बाद नसों की टीबी, मेनिंजाइटिस, फिर लिम्फ नोड्स यानी ग्लैंड्स की टीबी, लिम्फेडेनोपैथीज, उसके बाद आंखों में टीबी, ट्यूबरकुलर आई, उसके बाद आपके हार्ट की टीबी यानी पेरिकार्डियम के ऊपर, हार्ट की लेयर्स के ऊपर टीबी का असर, किसी भी जॉइंट की, किसी भी अस्थि की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं। फेफड़े के जो बाहर का हिस्सा है, प्लूरा, यानी जिसमें पानी भर जाता है, जिसको हम आम भाषा में प्लूरसी कहते हैं, फेफड़ों की टीबी उसके बाद की सबसे कॉमन टीबी। और कोई भी अंग हम ले लेंगे, हमारे पास थायराइड की भी टीबी के केसेस आते हैं, हमारे पास यूरोजेनाइटल यानी कि जननांगों की टीबी, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर क्योंकि जब हम इनफर्टिलिटी देखते हैं महिलाओं में तो उसमें वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप ये मान के चलें कि शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जहाँ पे टीबी का असर नहीं देखा जाता। जी, अब बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण जो है आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का किसी न किसी वजह से कम हो जाना। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत ग्रेजुअली दुनिया का डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, हमारी जीवन शैली खराब होती जा रही है। तो जहाँ डायबिटीज़ बढ़ रही है वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और जब हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं तो टीबी सबसे ऊपर आता है। तो टीबी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा एक सामाजिक कारण जो है वो है गरीबी। गरीबी की वजह से आप पूरा भोजन नहीं ले पाते, वो लीड करता है न्यूट्रिशन यानी खाने में पोषक तत्वों की कमी। वह फिर से आगे इम्यूनिटी को कम करता है। एक घर में, एक कमरे में बहुत सारे लोगों का एक साथ रहना, प्रॉपर्ली वो कमरे जो है उसमें हवा आर पार नहीं होती,
नॉन वेंटिलेटेड रहते हैं। तो यह मुख्य लक्षण है। इसके अलावा HIV एड्स जो है, HIV जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। फिर किसी मरीज को अगर किडनी डिजीज है जहाँ पे फिर से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वहाँ पे भी हमने पाया कि ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर कालरा, इसकी जांच किस तरह से की जाती है? कोई विशेष जांचें आप लोग करते हैं? सबसे ज़रूरी है कि जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर आपका खांसी में बलगम आ रहा है तो उस बलगम को 2 बार टीबी की जांच उसमें कराएं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो टीबी का इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अब सिर्फ बात वहीं तक सीमित नहीं रह गई कि हम उसकी नॉर्मल जांच कराएं। आजकल हर मरीज में हम कल्चर और सेंसिटिविटी में भी देखते हैं कि उसमें जो हमारी दवाएं हम उसको देते हैं वो सेंसिटिव है या नहीं है। तो वह भी सरकारी अस्पतालों में उसका भी मुफ्त डायग्नोसिस होता है, जिसको हम CB नेट या ट्रू नेट कहते हैं। तो ये दोनों की दोनों जांचें जो हैं ये बहुत जरूरी है टीबी के डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि हम तब तक तो नहीं वेट कर सकते कि जब तक स्पुटम पॉजिटिव हो, तो एक्सरे को 15 दिन में अगर खांसी हो रही है तो एक्सरे से एक छाती के एक्सरे को अवश्य करा लेना चाहिए। एक्सरे में अगर आपके कोई निमोनिया जैसे लक्षण आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और डॉक्टर को देखेगा कि उसको टीबी की दवा तुरंत शुरू करनी है या कुछ समय उसको निमोनिया की तरह ट्रीट करना है। अगर 15 दिन में वो दाग रहते हैं और बलगम चाहे नेगेटिव है, आपको टीबी का इलाज शुरू करवा देना चाहिए। डॉक्टर कालरा, ऐसा कहा जाता है कि लंबी अवधि तक ये दवाएं लेनी होती हैं। जी देखिए, टीबी के उन्मूलन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो इसका लंबा इलाज है। जैसे ही हम किसी मरीज में टीबी का उपचार शुरू करते हैं तो 1 महीने आते आते मरीज के सारे लक्षण दूर हो जाते हैं, वो ठीक होने लगता और वो सोचता है कि मुझे अब अपना आगे इलाज जो है वह पूरा नहीं करना है। लेकिन तब तक क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो मरा नहीं है, वो तब तक सुस्त हुआ है, लैटेंट हुआ है, तो वो खत्म नहीं हुआ है। वहाँ मरीज 1 महीने में 2 महीने में अपना इलाज जो है वो छोड़ देता है और वहीं पे फिर जो है जो हमारे देश में या विश्व में जहाँ जहाँ टीबी फैला हुआ है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि हम लोग वो जो 6 महीने की अवधि है उसको पूरा नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल में ना आने का। डॉक्टर कालरा, यदि भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों की बात करें, सरकार का निरंतर प्रयास रहता है और जैसे कि आपने बताया भी कि 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन की बात कही जा रही है, तो ये जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनके बारे में थोड़ा बताएं। जी, इस टाइम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन प्रोग्राम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही हैं। समाज के हर वर्ग को लिया जा रहा है। जो भी आदमी इस बीमारी से ग्रस्त है उसको हर यूनिट को इसमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसका जो मेन थीम है वो है D यानी कि डिटेक्ट, T यानी कि ट्रीटमेंट, उसके बाद P यानी प्रिवेंशन, उसका बचाव, और B यानी उसी पे आगे बिल्ड करना है। तो ये DTPP जो है ये हमारे नेशनल उन्मूलन प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आपको सब दवाएं, सारी जांचें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती हैं। आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं क्योंकि इस वक्त प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप में ट्यूबरकुलोसिस का एक बहुत बड़ा हाथ है। सारी प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वह सरकार के साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छे प्रोत्साहन के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है इसमें सभी को साथ लेके चलने के लिए। यह पाया गया कि इम्यूनिटी कम होने का मेन कारण मैलन्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे मरीज को जो टीबी का इलाज जिनका चल रहा होता है उनको हर माह 500 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं उनके अकाउंट में। इसमें हमारा एक पोर्टल है जिसको हम निश्चय पोर्टल कहते हैं। जैसे ही मरीज को टीबी का इलाज शुरू होता है, मरीज से हम उसका आधार कार्ड और उसका अकाउंट नंबर जो अटैच्ड होता है उससे वो लिया जाता है और एक सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन के थ्रू मरीज के खाते में पैसे पहुंचने शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं चाहे सरकारी डॉक्टर हैं, जो मरीज हमारे सामने आता है उसको हमें तुरंत नोटिफाई करना है। इस नोटिफिकेशन से ही हम एक्चुअल बीमारी के बारे में जान पाएंगे, एक्चुअल स्थिति के बारे में जान पाएंगे और 2025 में जो हमारा लक्ष्य है भारत से टीबी को पूर्णतः खत्म करने का, वह पूरा हो पाएगा। डॉक्टर कालरा, जब हम टीबी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि बहुत ही संक्रामक है, तो घर में यदि कोई मरीज है तो किस तरह से अन्य लोग अपने को सुरक्षित रख सकते हैं? जी, यह खांसी, छींकें और बलगम के रास्ते टीबी का जो कीटाणु है वो फैलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको टीबी है या टीबी का इलाज चल रहा है, आप अपने मुंह पे हमेशा मास्क पहन के रखें। यह अच्छा है कि कोविड के दिनों में हमें मास्क पहनने की आदत हो गई तो उसका एक बहुत अच्छा असर आगे टीबी के संक्रमण रोकने में भी लगेगा। अगर आप पॉजिटिव हैं, हमेशा मास्क पहने और कम से कम
15 दिन से 1 महीना दवा शुरू होने तक उस मास्क को ना उतारें। बाकी आप अपने परिवार वालों के साथ रह के अपना पूरा इलाज करें और 15 से 1 महीने के बीच में अगर आप स्पुटम पॉजिटिव हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। यह ज़रूरी है कि आप हर महीने पे अपना कल्चर टीबी का कल्चर जरूर कराएं ताकि आपकी वस्तुस्थिति सामने क्या है वो सामने आती रहे। अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलें और कोशिश करें कि आप यहाँ वहाँ न थूकें। हमारे देश में जो टीबी का फैलने का एक बहुत बड़ा जो कारण है कि हम देखते हैं कि हम पान की थूक, गुटखा की थूक सब तरफ फैलाते रहते हैं। उससे यह बैक्टीरिया जो है उसको एक बहुत अच्छा मीडियम मिल जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के लिए। डॉक्टर कालरा, जैसे आपने गुटखे की बात की, पान की बात की, देश में धूम्रपान का भी बहुत प्रचलन है और अल्कोहल, तो ये दोनों चीज़ें कितनी घातक हो सकती हैं अगर कोई टीबी का मरीज़ है और वो इन चीज़ों का सेवन करता है? ख़ासतौर से हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। टीबी का एक मुख्य लक्षण सिगरेट पीना भी है, क्योंकि जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारे सांस की जो नलियां हैं उसके ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ती रहती हैं और जो लोकल प्रतिरोधक क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, तो बैक्टीरिया बहुत आसानी से हमारे फेफड़ों में घुस सकते हैं। तो सिगरेट पीना एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है टीबी को आगे बढ़ाने का। दूसरा, अगर आपका इलाज चल रहा है, आपके फेफड़ों में विकार है, उसमें निमोनिया है, उसमें एब्सेस है, तो जो सिगरेट के धुआं है वो उसको कभी भी हीलिंग नहीं होने देगा, उसको कभी भी उस घाव को भरने नहीं देगा। तो आपका टीबी का उपचार जो है वह पूरी तरह से साकार नहीं हो पाएगा। दूसरा जो शराब पीने का है, देखिए शराब जो है वो लिवर के ऊपर बहुत बुरा असर करती है। टीबी की जितनी भी दवाएं हैं वह लिवर के ऊपर बुरा असर करती हैं। तो यह पाया गया है कि वह मरीज़ जो अक्सर शराब का सेवन करते हैं, टीबी की दवाओं के साथ में वह पूरा कोर्स नहीं ले पाते। उनका लिवर जो है वह नहीं बर्दाश्त कर पाता अल्कोहल को और टीबी की दवाओं को साथ साथ। और क्योंकि आपने पहले से ही इतना सेवन किया होता है अल्कोहल का, तो आप थोड़ी सी भी दवा जो है जो लिवर पे असर करती है वो एकदम आपके लिवर, क्योंकि कमज़ोर है, वो लिवर को और ख़राब कर देती है। तो जहाँ पे हम टीबी को ठीक करने की बात करते हैं, आपकी टीबी की दवाएं बंद करनी पड़ जाती हैं क्योंकि किसी ना किसी वजह से आपका लिवर साथ नहीं देता। तो कृपया करके, खासकर उन दिनों में जब आपका टीबी का इलाज चल रहा है, आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि इसका इलाज समय पर आरंभ होना चाहिए और पूर्ण इलाज हमें करना चाहिए। यदि किसी कारणवश ये इलाज बीच में ब्रेक हो जाता है तो फिर किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं? अनिल जी, इसमें सबसे ज़रूरी है कि हम अपना पूरा इलाज करें, नहीं तो हमारा जो इस वक्त ड्रग रेजिस्टेंस का जो इशू है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हम अभी नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस ही नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे मरीजों के बीच में जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें क्या होता है, जो प्रथम श्रेणी की टीबी की दवाएं हैं रिफैम्पिसिन और आइसोनेक्स, वह बैक्टीरिया पे काम ही नहीं कर रही हैं। और क्योंकि हमने पहली बार में पूरा इलाज नहीं लिया है तो वो बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाता है, वो अपनी प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ा देता है। मरीज की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बैक्टीरिया अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बना के उसका एक कवच बना लेता है ताकि ये दवाएं जो है वो काम ही नहीं करती हैं। भयावह स्थिति सिर्फ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट तक नहीं है, इस वक्त एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंस भी आ चुका है, जिसमें कि कोई भी दवा जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में भी, वो दवाएं भी ज़्यादातर काम नहीं कर रही हैं। तो संदेश मैं यही अपने श्रोताओं को देना चाहूँगा कि टीबी का इलाज सबसे बढ़िया पहली बार में ही होता है। अगर आप दूसरी तीसरी बार में जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम ड्रग रेजिस्टेंट और उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और एक्स्ट्रा ड्रग रेजिस्टेंट की तरफ अग्रसर होंगे। डॉक्टर कालरा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं। अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि चूँकि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और देश के सामने लक्ष्य है 2025 तक टीबी उन्मूलन का, तो आम आदमी की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? आम आदमी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। जैसे ही आपको टीबी के लक्षण दिखें, जिन लक्षणों के बारे में हमने अभी बात करी, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और अपना ठीक से डायग्नोसिस कराएं, निदान कराएं और उपचार जैसा आपका डॉक्टर आपको बताए उसका पूरा इलाज बिल्कुल वैसे ही करें। इसमें यह बहुत ज़रूरी है कि आप
6 महीने का जो इलाज आपके डॉक्टर आपके लिए देते हैं उसको बराबर जैसे आपको बताया गया है वो पूरा का पूरा इलाज लें। अगर हम ऐसा करेंगे, अपने लक्षणों को बहुत जल्दी से कंट्रोल में लाएंगे, तो निश्चित हम टीबी पे पूरा काबू पाएंगे और देश जीतेगा, टीबी हारेगा। डॉक्टर सुधांशु कालरा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आज आपने हमारे श्रोताओं के समक्ष की। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस पर ये जानकारी निश्चित तौर पर हमारे जो अभियान हैं उनको सफल बनाने में मददगार साबित होगी। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी।